दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक वॉर स्ट्रेटजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि यूक्रेन रसिया में वॉर हो गया, या फ़र्ज़ मानिए कि भारत पाकिस्तान के अंदर वॉर हो जाता है, या भारत से चाइना का वॉर हो जाता है। भारत और चाइना का अगर वॉर होता है तो ये एक एसिमेट्रिक वॉर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कंट्री बहुत पावरफुल कंट्री है। लेकिन जब एक बड़े कंट्री एक भस्मासुर की तरह ये समझें कि, या डायनासोर की तरह समझें कि आकर के किसी एक छोटे से कंट्री को अपना कैप्चर करना चाहता है, या उसके संपूर्ण अधिकार से उसको वंचित कर, उसके सारे साम्राज्य को ख़त्म कर, उसके सारे संपत्ति पर और वहाँ की जनता पर अपना अधिकार कर लेना चाहता है, या आप उसको कहें कि मॉडर्न तरीके से कॉलोनाइज़ करना चाहता है, तो उस छोटे से कंट्री के पास क्या विकल्प हैं। एक ऐसा ही कंट्री है ताइवान, जिसके बारे में कि अभी आप लोगों ने रोज़ के रोज़ सुने होंगे कि आज चीन हमला कर देगा तो कल चीन हमला कर देगा। और हमने अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर देखा। रसिया के सामने यूक्रेन क्या है, कुछ भी नहीं है, और रसिया ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में जब आपका पड़ोसी जो हो वो एक बेहद ही ताकतवर कंट्री हो और उसकी नज़र आपके ऊपर, आपकी संप्रभुता को ख़त्म करने के ऊपर टिकी हुई हो, और आपको अपने देश की डिफेंस को तैयार करना हो, तो आपके पास क्या विकल्प होते हैं। ऐसे विकल्पों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि बड़े बड़े देशों के इर्द गिर्द में बहुत छोटे छोटे देश हैं। क्योंकि आजकल जो है नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट आने के बाद कई सारे देश जो है कई मुद्दों पर आज़ाद होकर के एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है। वैसी स्थिति से निपटने के लिए, चूँकि ताइवान जो कंट्री है, अगर आप जानते होंगे तो ताइवान जो है बेसिकली इट वाज ओरिजिनली ए चाइना। पहले तो आप ये समझें, अगर आप यूएन चार्टर को पढ़ते हैं, और जब यूएन में 5 लोगों को शक्ति सन्निहित करने की बात आ रही थी, उस समय भी ताइवान को ही मुख्य चाइना के रूप में यूएन में सीट देने की बात की जा रही थी, क्योंकि ताइवान वॉज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और ताइवान जो है चाइना के एट्रोसिटीज़ से भाग करके वहाँ की वो जनता जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन करता था, वो ताइवान स्ट्रेट में जाकर के वहाँ के द्वीप समूहों पर जाकर के बस गया, और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इवॉल्व किया। जबकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इस स्थिति में चाइना जो है, चूँकि वो आदमी चीन से ही गए हुए हैं, वो चीन के आदमी, इसमें तो कोई संशय नहीं है, तो चीन का उस पर एक नेचुरल क्लेम करता है कि ये मेरा ही हिस्सा है। और चाइना, जिसमें कि मंगोलिया और कई सारे प्रांत बाद में जाकर के मिल गए, तो वो कहता है कि ये इसको हम आज न कल कैप्चर जरूर करेंगे। अगर आपको वॉर स्ट्रेटजी चाइना की पता हो, तो चाइना 2020 ईस्वी को ही एक टारगेट ईयर रखा था, जबकि उनको ताइवान को अपने कब्जे में ले लेना था, और इसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से वो कर रही हैं। और ताइवान जो है, चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वहाँ पे यूएस और दूसरी कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसकी सुरक्षा के लिए हर वक्त यूएस आगे रहता है। ऐसी स्थिति में चाहे आप दूसरी कंट्री के लिए कितने भी खड़े हो जाएं, कितने भी आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हों, लेकिन जब वो कंट्री एक संप्रभु कंट्री नहीं है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि ताइवान को आज भी कंट्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में आप किस कंडीशन में आकर के उसकी सुरक्षा करेंगे। तो ये समस्या यूएस और जितने वेस्टर्न एलाइज हैं, और कुछ हद तक आप अगर भारत को भी ये समझें कि कुछ सॉलिडरिटी रखता है ताइवान के साथ। हालांकि भारत कभी भी सामने आकर के ताइवान के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और अपनी सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन भारत एक ऐसी कंडीशन ज़रूर बना देगा कि चीन किसी भी तरह ताइवान पर हमला करने की स्थिति में ना आए। और क्वाड जो है वो एक तरह का उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा है, जो हिंद महासागर में ये सारे के सारे जो कंट्री हैं वो अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि एक विशेष स्थिति आने पर ताइवान को हमले से, चीन के हमले से बचाया जा सके। जब इस हमले के ऊपर विचार विमर्श चल रहा था, जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, उस स्ट्रेटजी में एक पर्क्यूपियाइन डॉक्ट्रिन है, जो कि काफ़ी चर्चित है। ये पर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन क्या होता है, आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि यह एक ऐसा शाही सिद्धांत है जिसे यूएस नेवल वॉर कॉलेज का एक शोध करने वाला एक प्रोफेसर था, जिसका नाम था विलियम एस मरे।
जो कि 2008 ईस्वी में इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, उन्होंने प्रस्तावित किया था। यह थ्योरी क्या है? ये कहता है कि ये एक असीमित युद्ध की रणनीति है जो कमज़ोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है, ताकि दुश्मन को कमजोरियों का फ़ायदा उठाने के बजाय उसकी ताकत का फ़ायदा उठाया जा सके। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि चीन जो है वो बहुत ताकतवर है, तो कहता है कि ताकत को कैसे वीकनेस बना करके इस्तेमाल किया जाए, ये स्ट्रेटजी इस पे फोकस करता है। ये जो पर्क्यूपाइन है, ये आपने छोटे चूहे को देखा होगा, और उस चूहे को जो खास करके जंगली चूहे जो होते हैं उसको आपने कांटे उगे उगे देखा होगा। ये कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो अटैक कर, वो छोटा जीव है जिसको कि कोई खा जाएगा, पी जाएगा, डिवोर कर जाएगा, कई सारे जानवरों से उन्हें संघर्ष करना है। उस स्थिति में ईश्वर प्रदत्त उनको ये कांटे मिले हुए हैं जो कि उनको सुरक्षा करता है, और ये कांटे अलग अलग लेयर्स में होते हैं। तो कहता है कि अगर वॉर में आपने कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई कि छोटे छोटे कुछ ऐसे चीज़ आपने तैयार किए जिससे कि जो बड़ा कंट्री है वो जब आकर के आपके ऊपर हमला करे तो वो हमला कहाँ करे, उसके लिए आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि वो हमला करे कहाँ, क्योंकि हर जगह पे उसको एक नए तरह की वॉर स्ट्रेटजी, नए तरह का वॉर गेम से उसको सामना करना पड़ेगा। और उस स्थिति में उनके सेना को आप काफ़ी लंबे टाइम तक दूर रख सकते हैं, क्योंकि उसको पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट आपने उसकी बढ़ा दी और छोटे छोटे टुकड़ियों की तरह बढ़ा दी और अलग अलग तरह के वॉरफेयर में उसको इन्वॉल्व कर दिया ताकि वो आपके क्षेत्र में ना पहुंच सके। ये जो स्ट्रेटजी है इसी को हम पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी कहते हैं। इसका मतलब इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाती हैं ताकि जो लास्ट पॉइंट ऑफ पेनिट्रेशन है कि आप तक वो पहुंच सके, उससे पहले ही आपको उसको रोकना है। इस स्ट्रेटजी में जो सबसे खास बात है कि इसमें फोकस ये किया गया है कि कुछ भी हो जाए, वॉर के कंडीशन में जो कोर आर्मी है चाइना का, वो किसी भी कंडीशन में ताइवान में डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेट ना कर सके। ताइवान को अगर आप मैप पे देखते हैं तो ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, और समुद्र से घिरे होने की वजह से यहाँ पे आप जो सैनिक को लाएंगे या तो उसको आपको एयर ड्रॉप करना पड़ेगा, या आप किसी जहाज़, शिप, नेवल वेसल्स या एक समुद्री जहाज़ के माध्यम से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो सी जो है ये अपने आप में एक तरह से समझें कि चूहे के कांटे के बराबर है, क्योंकि उसमें आपको उलझ करके रहना पड़ेगा। चीन ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी कि उसका जिस दिन वो हमला करेगा 2020 ईस्वी में, उसके पास 25,000 पैराट्रूप्स होने चाहिए जो कि एयर ड्रॉप कर दिया जाए उनको। तो इस स्ट्रेटजी के तहत जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है उसने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए उसके सेना को उस धरती पे उतरने से हमें रोकना है। सो ये पर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है वो ये कहता है कि चाहे हम कितना भी कमज़ोर हों, आप चाहे कितना भी ताकतवर हों, लेकिन जब आप हम पे हमला करने आते हैं तो हम जो इन्फ्लिक्ट करेंगे आपके सेना के ऊपर इंजरी, वो इतना फ्यूरियस होगा, इतना फायरी होगा और इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा कि कॉस्ट ऑफ वॉर विल गो सो हाई दैट टेकिंग ताइवान बिकम्स डिफ़िकल्ट। मीन्स अगर किसी चीज़ को आप हराने गए हैं और हराने के बाद जो उसकी संपत्ति को आप हड़पेंगे, उसकी जो कॉस्ट होगी, अगर उसको हासिल करने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा आपको वॉर पे खर्चा करना पड़ जाए तो सेंस सेज दैट यू विल रिफ्रेन फ्रॉम वॉर। सो ये एक ऐसा ब्लैंकेट क्रिएट करता है कि अगर कॉस्ट ऑफ वॉर को आपने इंक्रीज़ कर दिया तो वो वॉर नहीं होगी और एक तरह से आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएंगी। तो ये स्ट्रेटजी इसी चीज़ पे फोकस करता है का जो सिक्योरिटी लेयर क्रिएट किया जाता है। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर प्राइमरीली जिस चीज़ पे फोकस करता है वो कहता है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनिसेंस। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होगा ये कहाँ होगा? ये तो समुद्र में होगा जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि उस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और जो यूएस के द्वारा उनको एयरक्राफ्ट सप्लाई किया गया है उसको भी इस गुरिल्ला वॉरफेयर में इंगेज किया जाएगा। तो ये उसका एक तरह से आप समझिए कि सेकेंड लेयर होगा। जबकि इसके बाद का जो लेयर होगा जो कि स्टॉप, अब जो ये आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर का काम होगा कि किसी भी तरह का जो चाइना की तरफ से सरप्राइज अटैक आ रहा हो उसको रोकना।
ताकि वो सरप्राइज़ ना कर पाए। जबकि ये जो दूसरा लेयर है जिसमें कि मैंने बताया कि सी और एयर का इस्तेमाल करते हुए आपको गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, इसका काम होगा कि किसी भी स्थिति में चीन का जो सैनिक है वो ताइवान के अंदर इंटर ना कर पाए। तो ये तो उनका होगा सेकेंड लेयर, यानी कि सेकेंड लेयर का जो क्रिटिकल टास्क होगा टू प्रिवेंट चाइनीज़ आर्मी फ्रॉम एंटरिंग द मेन लैंड। जबकि जो थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि वो तब है जबकि उसका सेना आपके अंदर आ ही चुका, आपको दोनों लेयर को तोड़ते हुए आपके अंदर आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो उस जगह में यहाँ जो ताइवान जो है उसको वर्च्यू ऐसा है, ईश्वर का ऐसा देन है कि ये एक माउंटेनियस रीजन है। तो कहता है कि माउंटेनियस रीजन है और हाईली अर्बनाइज्ड एरिया है, यानी कि इस जगह पे जो आपके लोग होंगे, जो चाइनीज़ निवासी होंगे, और जो ये माउंटेन जो है वो ट्रेजरस एरिया है, वो एक तरह का सिक्योरिटी लेयर का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चाइनीज़ लोग आएंगे उसके सैनिक को उतनी फुर्ती से उस एरिया में, उस टेरेन में ट्रेवल करने की स्थिति नहीं होगी। आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे, क्योंकि आप एक ऊपर हिल टॉप पे बैठे होंगे या किसी ऐसे जगह पे बैठे होंगे जहाँ से कि वो आपके निशाने पे रहेंगे उसके सैनिक, जबकि उसके सैनिक को ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे आपके ट्रूप किसी भी घर से अचानक से निकल करके उस पर हमला करेंगे, कि जैसा कि आपने अभी यूक्रेन युद्ध में ज़रूर देखा होगा कि जब उसके कैपिटल पर रशिया चढ़ाई करने की कोशिश की तो सारे लोग उसके घरों में छुपे हुए थे, सैनिक भी छुपे हुए थे और वहाँ के लोग भी एक तरह से आर्मी का काम कर रहे थे, तो वो कहीं से भी निकल जाते थे। तो दोस्तों इसका जो ताइवान का जो आउटर लेयर होगा, ये जो 3 लेयर बनाया जाएगा, इसका आउटर लेयर में क्या होगा। आउटर लेयर में इसके सबसे पहला जो होगा वो होगा फोकस जो होगा वो इंटेलिजेंस गैदरिंग पे होगा। दोस्तों ये जो इनका ताइवान का जो आउटर लेयर होगा, जिसको क्या फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कहेंगे, वो क्या होगा। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी में जिस चीज़ पे फोकस किया गया है वो है कि आप सबसे पहले तो इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे और रिकॉनाइजेंस होगा, मींस एयरक्राफ्ट और जो नेवल वेसल्स हैं उसके थ्रू आप एक तरह से इंटेलिजेंस को गैदरिंग करेंगे और इसको आप अपने सेना को पास ऑन करेंगे ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो सकें कि कहाँ उनको क्या एक्शन लेना है। इसका मतलब टू इंश्योर दैट डिफेंस पर्सनल्स आर रेडी टू इंगेज विद चाइनीज़ मिलिट्री एट द पॉइंट ऑफ इट्स चॉइस एंड एट द पॉइंट ऑफ देयर चॉइस। भाई जहाँ पे उनके सैनिक होंगे वहाँ पे जा कर के उनको इंगेज करना है। जो सेकेंड लेयर होगा वो कहता है कि दिस विल बी ए गुरिल्ला वॉरफेयर, मीन्स एक आप गुरिल्ला युद्ध होगा। और गुरिल्ला युद्ध होने का मतलब ये है कि वो युद्ध कहाँ होगा उस सैनिक को वो उसका अता पता नहीं होगा। सैनिक जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो कहाँ से, किसी घर से निकलेगा, किसी समुद्र से निकलेगा, कि एयरक्राफ्ट से आएगा, वो उसको पता ना चल सके कि उसको इंगेज करने वाली जो सैनिक होगी ताइवानीज सैनिक वो कहाँ से और किस रूप में निकलेगा, ताकि सरप्राइज़ का एलिमेंट वहाँ पे बना हुआ रहे। ये उसका सेकेंड लेयर होगा सिक्योरिटी का। जबकि जो थर्ड लेयर होगा, तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होगा ये कहाँ होगा, ये तो समुद्र में होगा जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि उस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और जो यूएस के द्वारा उनको एयरक्राफ्ट सप्लाई किया गया है उसको भी इस गुरिल्ला वॉरफेयर में इंगेज किया जाएगा। तो ये उसका एक तरह से आप समझिए कि सेकेंड लेयर होगा। जबकि इसके बाद का जो लेयर होगा, जो कि अब जो ये आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर का काम होगा कि किसी भी तरह का जो चाइना की तरफ से सरप्राइज़ अटैक आ रहा हो उसको रोकना, ताकि वो सरप्राइज़ ना कर पाए। जबकि ये जो दूसरा लेयर है जिसमें कि मैंने बताया कि सी और एयर का इस्तेमाल करते हुए आपको गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, इसका काम होगा कि किसी भी स्थिति में चीन का जो सैनिक है वो ताइवान के अंदर इंटर ना कर पाए। तो ये तो उनका होगा सेकेंड लेयर, यानी कि सेकेंड लेयर का जो क्रिटिकल टास्क होगा टू प्रिवेंट चाइनीज़ आर्मी फ्रॉम एंटरिंग द मेन लैंड। जबकि जो थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि वो तब है जबकि उसका सेना आपके अंदर आ ही चुका, आपको दोनों लेयर को तोड़ते हुए आपके अंदर आ गया, तब आप क्या करेंगे। तो उस जगह में यहाँ जो ताइवान जो है उसको वर्च्यू ऐसा है, ईश्वर का ऐसा देन है कि ये एक माउंटेनियस रीजन है। तो कहता है कि माउंटेनियस रीजन है और हाईली अर्बनाइज्ड एरिया है, यानी कि इस जगह पे जो आपके लोग होंगे, जो चाइनीज़ निवासी होंगे, और जो ये माउंटेन जो है वो ट्रेजरस एरिया है, वो एक तरह का सिक्योरिटी लेयर का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे
जो चाइनीज़ लोग आएंगे उसके सैनिक को उतनी फुर्ती से उस एरिया में उस टेरेन में ट्रेवल करने की स्थिति नहीं होगी। आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे क्योंकि आप एक ऊपर हिल टॉप पे बैठे होंगे या किसी ऐसे जगह पे बैठे होंगे जहाँ से कि वो आपके निशाने पे रहेंगे उसके सैनिक, जबकि उसके सैनिक को ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे आपके ट्रूप किसी भी घर से अचानक से निकल करके उस पर हमला करेंगे, कि जैसा कि आपने अभी यूक्रेन युद्ध में ज़रूर देखा होगा कि जब उसके कैपिटल पर रसिया चढ़ाई करने की कोशिश की तो सारे लोग उसके घरों में छुपे हुए थे, सैनिक भी छुपे हुए थे और वहाँ के लोग भी एक तरह से आर्मी का काम कर रहे थे, तो वो कहीं से भी निकल जाते थे।